हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को देखे थे कि क्या पहला केमिकल अगर कोई इक्वेशन है यानी कि कोई रासायनिक समीकरण है तो उससे हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकता है, मतलब उसको देखते ही हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकता है। और उसके बाद फिर देखे थे कि क्या जानकारी नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो जानकारी नहीं हम लोग को प्राप्त हो रहा था इक्वेशन को देखने से, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर किसी भी केमिकल इक्वेशन के और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना जाए, यानी कि और उसको ज़्यादा जानकारी लायक कैसे बना जाए, उसमें और क्या ऐड किया जाए और क्या लिखा जाए कि इक्वेशन को देखते ही ठीक है पता चल जाए कि जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो ठोस है, द्रव है, गैस है, या इसमें उष्मा रिलीज हो रहा है कि उष्मा लेके रिएक्शन हो रहा है, या रिएक्शन किस अवस्था में हो रहा है, उत्प्रेरक क्या है, यही सबको आज देखेंगे। उसके अलावा देखेंगे ठीक है ना केमिकल रिएक्शन के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें से आज जो कवर करेंगे 6 रिएक्शन को हम लोग ठीक है कवर करेंगे। देखिए तो इसमें होगा क्या कि पहला है आपको कि किसी भी पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो केमिकल इक्वेशन होगा उसमें अवस्था का पता नहीं चलता है कि जो रिएक्टेंट है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ऐसा कुछ भी देखने से पता नहीं चलता था। लेकिन अब देखिए कि क्या होगा, अगर जो ठोस होगा तो उसमें एस लिख दिया जाएगा, अगर वो द्रव्य होगा तो क्या लिख दिया जाएगा एल यानी कि लिक्विड, अगर वो गैस होगा तो क्या लिख दिया जाएगा जी, अगर ये जलीय विलयन होगा तो ए क्यू लिख के वहां से यानी वहां पे ए क्यू लिख दिया जाएगा, ए क्यू, जिससे देखकर पता चल जाएगा। जैसे एक यहाँ पे एक इक्वेशन एग्जांपल में देखिए कि यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट तो कैसा सॉलिड है, अभी तो देखने से पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देना है एस, इससे पता चलेगा क्या कैसा है सॉलिड है। उसका देखिए ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, अभी भी देखने से पता नहीं चल रहा है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो ये लिक्विड है द्रव है तो यहाँ पे एल लिख दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है कि क्या है, ये गैस है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए जी, क्या लिख दिए जी। आ रहा है समझ में? अब इसमें अब देखिए दूसरा ये था कि अगर रिएक्शन में गैस रिलीज हो रहा है या अपक्षेप बन रहा है उसका भी जानकारी नहीं मिलता था कि अगर कोई रिएक्शन हुआ और उसमें जो प्रोडक्ट बना है उसमें अपक्षेप कौन है और गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं ये भी नहीं पता चलता था। तो इसके लिए देखिए कि ये जो तीर का निशान है ऊपर की ओर, तो देखिए ये किसके लिए है, ये आपका गैस के लिए होता है ठीक है, क्योंकि देखिए गैस अगर कहीं भी आप खुले में छोड़िएगा तो ऊपर ही उड़ेगा, इसलिए उसको जो डिनोट किया गया है कि ऊपर की ओर। और अपक्षेप जो होगा, अपक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसी प्रेसिपिटेट अपक्षेप जो क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोगों को बताए थे आप लोगों को कि अपक्षेप होता है किसी भी रिएक्शन में उसके तली में ठोस रूप में जमता है ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपक्षेप कहेंगे। और ये जमता कहाँ है, नीचे तली में ठीक है ना। तो ये जब तली में नीचे जमेगा तो इसको किस तीर से नीचे की ओर इसको दिखाएंगे, इससे पता चलेगा कि जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसमें अपक्षेप कौन है और गैस की उत्पत्ति हो रहा है तो कौन गैस रिलीज हो रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि जिंक, जिंक का रिएक्शन HCl से करा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो यहाँ पे देखिए ये जो जिंक है, ये जिंक क्लोरीन के यानी क्लोरीन जिंक के पास आ जाएगा तो यहाँ पे बनाएगा जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे क्या H2 क्या है गैस है रिलीज हो रहा है। तो आप गैस लिख भी सकते हैं या तो एक तीर का सिंबल दे दीजिएगा ऊपर की ओर, इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि ये गैस रिलीज हुआ है। उसका देखिए लोहा का रिएक्शन कराएंगे यानी Fe का फेरस का रिएक्शन कराएंगे ठीक है, हाइड्रोसल्फेरिक से करवाएंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोसल्फेट, तो यहाँ पे बनेगा फेरस सल्फेट, ये अपक्षेप है और ये H2 तो गैस अभी जस्ट बताएं। तो फेरस सल्फेट क्या है अपक्षेप है, तो इसके लिए क्या देखिएगा यहाँ पे तीर नीचे की ओर दे देंगे, ये अपक्षेप नहीं भी लिखेंगे
तो ये देख के समझ में आ जाएगा कि क्या है, ये अवक्षेप है। उसके बाद देखिए कि रिएक्शन जो हुआ है, कि रिएक्शन आखिर किस स्थिति में हुआ है, यानी कि कोई भी रिएक्शन कराने के लिए हमको कैसा स्थिति वहां पे उत्पन्न किया करना होगा, यानी कि रिएक्शन के लिए। तो देखिए कभी क्या होता है कि कभी दाब का जरूरत पड़ता है, यानी कि जब तक प्रेशर उस पर नहीं लगाएंगे, दाब नहीं लगाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि उसमें उष्मा देना पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर देना होता है, ठीक है, तब उसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है। कभी कभी कोई अलग से कोई प्रोडक्ट मिलाया जाता है, कोई तत्व मिलाया जाता है, यानी कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं, इसको उत्प्रेरक, ठीक है। आगे वाले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोई उत्प्रेरक होगा जो रिएक्शन को इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ाएगा, कुछ होगा कि उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा यानी कि मंद करेगा, कम करेगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप कोई इक्वेशन को एग्जांपल में ले भी सकते हैं, नहीं तो सीधा सा ऐसे भी समझिए कि यहाँ पे रिएक्टेंट होगा और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, तो जो भी कंडीशन होता है यहीं पे लिख दिया जाता है, तीर के ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दाब के कारण हुआ होगा तो यहाँ पे दाब लिख देंगे, या ताप के कारण हुआ होगा, ताप देने से तो यहाँ पे ताप लिख देंगे, आ रहा है समझ ना। या उत्प्रेरक कोई होगा तो वहां पे लिख देंगे उत्प्रेरक, कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया कि अगर कोई इक्वेशन देखने से जो चीज का पता नहीं चल रहा था उसको इस तरह से हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, जानकारी लायक। अब आइए देखते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल केमिकल रिएक्शन, आ रहा है समझ में। तो ये सब देखिए, ये सब आपको नया नहीं लग रहा होगा, ठीक है। भले ही आज आप कंपटीशन की तैयारी में केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोग बेहतरीन यानी अच्छे तरीके से 10th क्लास अगर पढ़े होंगे तो वहां भी ये सब आपको पढ़ने के लिए मिला होगा, समझ में आ रहा है ना, वहां भी आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। और ये देखिए ये जो है केमिस्ट्री ये ज्यादा हार्ड नहीं है, यानी कि कंपेयर टू 11th और 12th का केमिस्ट्री, उसके मुकाबले तो कंपटीशन का केमिस्ट्री आसान है जी, इजी ही है, हल्का ही है, ठीक है। इसमें बस सामान्य मतलब उतना डीपली नहीं जानना होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता ही नहीं उतना डीपली, इतना ही से आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा किसी भी एग्जाम का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो देखिए आगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें देखिएगा पहला जो केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से ही मतलब क्या होता है कि संयोजन यानी कि जुड़ाव, ठीक है। तो इसमें देखिए हम डिफिनेशन कहीं भी नहीं लिखे हैं, खाली की इक्वेशन लिखे हैं और एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। डिफिनेशन क्या होगा कि डिफिनेशन तो सबको ठीक है, वो बचपन में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम इक्वेशन बोल देंगे, डिफिनेशन बोल देंगे। आपको अगर लिखने की इच्छा होगा तो ठीक है ना, सुन सुन के वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन यानी कि कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सिस्थिलिसिस यानी कि संश्लेषण रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयोजी या संयोजन अभिक्रिया। इसमें देखिएगा क्या होगा, बोलता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, जब दो यानी कि कोई एक और ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करें, ठीक है। बातों पे ध्यान दीजिएगा, एक नया पदार्थ बोल रहा है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक दो या दो से अधिक मिला और बनाया भी एक से अधिक, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन अभिक्रिया नहीं कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। बनना चाहिए एक ही प्रोडक्ट, ठीक है, एक यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाए, उसी को बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए यहां पर कहीं भी डिफिनेशन लिखे हैं जी, नहीं लिखे हैं। अब इसी पर देखिए इक्वेशन पे समझिए कि जैसे यहाँ पे आपको सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों को अभिक्रिया कराएं तो क्या बना जी, सोडियम क्लोराइड, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। के वो बन रहा है, एक बन रहा है, एक बन रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसको उष्मा देंगे तभी बनेगा, उष्मा देंगे तभी बनेगा। उसी तरह यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है जी, कार्बन और ऑक्सीजन को देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे हम मिलाएं क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए ये आपको क्या है, दो है, अब मिलकर एक बन रहा है कि नहीं, संयोजन हो रहा है कि नहीं, जुड़ाव हो रहा है कि नहीं। यहाँ भी हमको उष्मा देना ही होगा तभी ये कंप्लीट होगा, समझ में आ रहा। अब इसमें देखिए अगला है आपका, ये समझ में आ गया। तो देखिए समझ में जब आ गया है
तो अगला है आपका जो रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट। ठीक है, जस्ट अपोजिट करने का मतलब है कि अभी इसमें देखें कि दो या दो से अधिक मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा। इसमें उल्टा होगा कि कोई एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करे, प्रोडक्ट का निर्माण करे। टूट कर, एक ही है लेकिन वो टूट कर एक या एक से अधिक या दो भी बनाए, उसको क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिफिनेशन आपको बता दिए। ये संयोजी का क्या होगा? बिल्कुल विपरीत है जी। आ रहा है समझ में? तो इसमें देखिएगा कि चलिए यहाँ पे उष्मा शायद नहीं होगा, ठीक है ना, उष्मा रिलीज भी होगा, एक बार चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा कि इसको समझने के लिए हम ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि ये गैस है तो इसको तीर से ऊपर की ओर, ठीक है ना, सूचित कर दिए। इसमें देख रहे हैं कि कोई एक है और टूट कर क्या बन रहा है? दो। उसी तरह देखिए फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे ये अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट और फेरस डाइऑक्साइड। अब यहाँ सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड। आ रहा है समझ में? इसमें देखिए कुछ इक्वेशन आपका संतुलित नहीं किया गया है, तो आप खुद से संतुलित कर सकते हैं। पिछले क्लास में इससे पिछले वाले वीडियो देखिएगा, वहां पे संतुलित करने का कुछ नियम बताए हैं, उस आधार पे आप इसको, ठीक है ना, संतुलित यानी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपका किसका हो गया? ये आपका हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब तीसरा जो रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी। इससे आपको शब्दों से ही पता चल रहा होगा, उष्मा क्षेपी यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें, ठीक है ना, रिएक्शन होने के पश्चात प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा भी रिलीज होता हो। ठीक है, जो उसका प्रोडक्ट बनता है उसके साथ साथ क्या होता होगा? उष्मा भी रिलीज होता होगा। उसी को क्या कहेंगे? उसी को आपको कहेंगे उष्मा क्षेपी रिएक्शन। इंग्लिश में बोले तो थर्मल सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये देखिए इसका जो प्रवृत्ति है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा प्रवृत्ति है। कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा। ठीक है ना, अभी बताने के बाद यहाँ पे बोले थे ना कि थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया है। तो इसमें देखिएगा कि जब सोडियम और क्लोरीन जब क्रिया करेगा तो साथ में यहाँ क्या निकलेगा? उष्मा। क्या निकलेगा? उष्मा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो साथ में क्या निकलेगा? उष्मा। क्या निकलेगा? उष्मा। इसलिए देखते ना कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी वातावरण में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गया, ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या होने लगता है? कि गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो साथ साथ तो उष्मा बनेगा ही बनेगा, तो हमारा वातावरण भी इसी कारण क्या होता है? गर्म होने लगता है। तो इसमें देखिए, और यहां भी देखिए सेम उसी तरह है कि उष्मा क्षेपी में कि अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है मिला कार्बन डाइऑक्साइड तो उष्मा रिलीज हुआ, उष्मा रिलीज हुआ है ना जी, उष्मा उष्मा बना। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल यानी H2O को मिलाएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में उष्मा रिलीज होगा। जैसे इसको देखिए, इसको एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड और जल वाला एग्जांपल आप, ठीक है ना, डेली लाइफ में देखे होंगे कि दीपावली के समय क्या होता होगा कि किसी का देखिए मिट्टी का घर होता है ना, तो वो उसमें क्या होता है? चूने के पोताई करता है। तो चूने के पोताई के लिए क्या होता है कि रात में, ठीक है, चूना लाया रात में किसी, ठीक है ना, धातु वाले यानी कि प्लास्टिक बर्तन में नहीं, धातु वाले में, स्टील में, लोहा में, किसी भी एक बर्तन में उसको डालकर पानी डाल दिया जाता है। तो देखते हैं कि ऑटोमेटिक क्या होता है? वो पूरा खदकने लगता है, हीट होने लगता है, यानी कि रिएक्शन होता है पानी के साथ। तो ऑलरेडी अपने आप क्या होता है? उष्मा रिलीज होता है, किसी एक कोने में उसको रख दिया जाता है। और सुबह तक देखिएगा जब रिएक्शन पूरी तरह से हो जाता है, जब वो ठंडा जाता है तो पूरी तरह से पानी में वो चूना लई की तरह हो जाता है और उसमें और पानी मिलाकर उसको फिर पोताई में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह देखिए वही है कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर देखिए जल के साथ अगर मिलाया जाए जी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या होगा? उष्मा रिलीज होगा। ये तो एकदम देखे होंगे, ठीक है ना, कोई जरूर नहीं कि सब देखे होंगे, जो मिट्टी का घर होगा जो कभी देखे होंगे। उसका देखिए ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का भी अगर अभिक्रिया होता है, जब जल बनता है तो ये भी उष्मा रिलीज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन वाला रिएक्शन है इसका प्रवृत्ति हम कह सकते हैं कि नहीं, इसका जो प्रवृत्ति है यानी कि प्रकृति है या प्रवृत्ति वो किसके जैसा है? तो ये है कि नहीं? एक्सोथर्मिक जैसा।
यानी ये कैसा प्रवृत्ति शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक जैसा है। लेकिन जरूरी नहीं कि सब करेगा जी, जरूरी नहीं है कि सब करेगा। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो इसमें ऊष्मा रिलीज होगा, इसका मतलब ये नहीं कि जितना कॉम्बिनेशन है वो सब करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों का रिलेशन समझ में आपको आ गया, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक है ना जी, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी। अच्छा अभी हम आपको जस्ट बताएं कि कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन। तो इसका भी, इसका और इसका उल्टा क्या होता है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। तो इसका संबंध इससे होगा और शायद इससे भी हो जाता है। तो इसको देखिए, गर्मी बहुत है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए वीडियो बनाने के लिए ताकि फैन ऑफ करके रखे हुए हैं ताकि आवाज जो आपको है वो अच्छा से जाए। हुआ कि किसी कारणवश, ठीक है ना, आज क्लास में वीडियो नहीं बन पाया, तो इसलिए ये जो वीडियो आपको बना रहे हैं, ठीक है, अपने घर से ही बना रहे हैं, मतलब अपने रूम से ही बना रहे हैं। तो आगे देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा यहाँ शब्दों से ही पता चलता होगा जी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कि ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषना, मतलब अवशोषण करना, लेना लेना। तो इससे शब्दों से पता चल रहा होगा कि वैसा केमिकल रिएक्शन या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें होने के लिए ऊष्मा अति आवश्यक हो। समझ में आ रहा है, हीट क्या हो जी, इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट हो। अगर बिना हीट के ये कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कैसे बोलता है, उसको कुछ सामान लाने के लिए भेज दीजिए दुकान, तो बोलेगा कि हमारा इसमें से 5 रुपया चाहिए तभी जाएंगे। वो जब तक बोलिए कि नहीं देंगे 5 रुपया, वो जेबे नहीं करेगा। सेम उसी तरह इसको समझिए कि ये जब तक हीट नहीं लेगा कंप्लीट नहीं होगा। ये कैसा कहलाएगा, उष्मा शोषी, यानी उष्मा को शोषा, उष्मा को लिया, तभी रिएक्ट किया, तभी काम किया जी। तो ये क्या हो गया, उष्मा शोषी। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी अति आवश्यक होता है, उसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें देखिएगा कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जी, इसको उष्मा देंगे, उष्मा देंगे। तो अभी बताए थे कि यहाँ पर बताइए, अभी बताए ना कि किस स्थिति में हो रहा है, दाब में हो रहा है कि ताप में कि उत्प्रेरक में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो लाइन होता है उस पर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं उष्मा, उष्मा देने से हो रहा है। तो क्या बन रहा है, सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बैलेंस करना है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन और ये सल्फर है, इसको मिलाएंगे तो कार्बन सल्फेट बना। उष्मा देने से, क्या चीज से बना, उष्मा देने से बना है। आ रहा है जी समझ में। तो ये कैसा है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। और उसी तरह देखिए डिकम्पोजिशन भी तो वही था जी, इसको गर्म कर रहे थे तब हो रहा था, गर्म कर रहे थे तब हो रहा था, है कि नहीं। तो जिस तरह से देखिए इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, तो इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध इससे, है कि नहीं। अब देखिए आगे आपको बोला जाए कि आप डिफरेंस बताइए जी कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, नहीं बता दीजिएगा और एकदम बता दीजिएगा। देखिए तो ये हो गया आपका संयोजन यानी संयोजी अभिक्रिया, संयोजी, संयोजी रिएक्शन। ये हो गया अपघटन, अपघटन। उसको में देखिएगा ये किससे संबंधित है, तो संयोजन नहीं बताएं, एक्सोथर्मिक से। ये किससे है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एक्सोथर्मिक, बोल तो रहे हैं जी, समझ जाइए ना। इसका मतलब क्या हुआ, इंडोथर्मिक। क्या हुआ, इसका मतलब इंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन, इंडोथर्मिक, है कि नहीं। इसमें कुछ इक्वेशन दे दीजिएगा, यहाँ कुछ इक्वेशन दे दीजिएगा इससे संबंधित। जैसे यहाँ वाला इक्वेशन यहाँ दे दीजिएगा और ये वाला इक्वेशन कहाँ गया, ये वाला इक्वेशन यहाँ दे दीजिएगा, कोई भी इसमें से कोई एक। तो डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, दोनों का अंतर। यानी कि अभी तक कितना देख लीजिए, 4 देख लिए। अब पांचवा देखिए, पांचवा फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी प्रकाश रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश रिएक्शन। अभी हम लोग देखे ना उष्मा रिएक्शन, उष्मा रिएक्शन, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी। उसी तरह देखिए प्रकाश रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्रकाश रिएक्शन क्या होगा, वैसा अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन होने के लिए प्रकाश अति आवश्यक हो, सनलाइट होना ही चाहिए। समझ में आ रहा, जरूरी नहीं कि सनलाइट, ऐसे मुख्य रूप से तो भाई नेचर में, ठीक है ना, प्रकाश का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सनलाइट ही है। लेकिन आप कोई और लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी किस में आएगा, प्रकाश ऊर्जा में ही आएगा। लेकिन मुख्य रूप से हम किसको मानेंगे, सनलाइट को ही मान के चलते हैं। तो इसमें देखिएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया या वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रकाश की आवश्यकता अति आवश्यक हो, वैसे केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे जी, फोटोकेमिकल रिएक्शन।
जैसे यहाँ पे देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है जी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सबसे अच्छा है कि नहीं। तो इसमें देखिएगा जैसे कार्बन है, ये जल है, और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और फोटो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, और ये क्लोरोफिल चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लोरोफिल, ये देखिए सनलाइट हो गया स्थिति, क्लोरोफिल एक तरह से उत्प्रेरक का काम करेगा उसको होने के लिए। तब क्या बनाएगा देखिए, तो इससे बनेगा C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। उसके बाद जल बनेगा और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। आगे समझ में, ऑक्सीजन बनेगा। तो ये देखिए सनलाइट दिए। उसी तरह देखिए हाइड्रोजन का जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे जी, जब सनलाइट देंगे तब बनेगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तीरे पे लिखेंगे, तीरे पे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बताए हैं आपको। तो ये कैसा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम पढ़िए ना जी, दिल लगा के पढ़िए ना, मन लगा के एकदम ऐसे 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 केमिस्ट्री समझ में आएगा, समझ में आ रहा है ना, खाली कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए तब, ठीक है। क्लास के बाद क्या करना है कि आपको अगर ये लिखे हैं, ठीक है ना, इसको जब हम हटेंगे तो कभी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, और आपके पास जो भी केमिस्ट्री का जो भी साधन है इस चैप्टर से संबंधित, यानी जो चैप्टर चल रहा है आपका केमिकल रिएक्शन और केमिकल, ठीक है, बॉन्ड, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए अगला है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन यानी विद्युत अपघटन रिएक्शन। विद्युत अपघट यानी देखिए, एक तो समझ गए अपघटन, समझ गए यानी टूटता होगा। अब विद्युत अपघट यानी कि जो टूटने की जो प्रक्रिया होगा वो विद्युत से होता होगा, यानी कि जब तक इसमें करंट पास नहीं करवाएंगे ये, ठीक है ना, दो भागों में नहीं टूटेगा। तो इसके लिए देखिए ये होता कैसे है कि जिसको भी तोड़ना है या तो उसका ऑक्साइड लेंगे या तो उसका क्लोराइड विलयन लेंगे, या तो ऑक्साइड का विलयन लेंगे या तो क्लोराइड का विलयन लेंगे, है कि नहीं। इसमें देखिएगा कि क्या करेंगे कि कोई एक बर्तन लेगा, इसमें जिसको कराना है, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड को कराना है, तो उसका जलीय विलयन ले लेंगे। उसका क्या लेंगे, इसमें जलीय विलयन ले लिए सोडियम क्लोराइड का। इसमें दो प्लेट लगा दिए, एक लगा दिए प्लस और एक में लगाए माइनस। प्लस को क्या रखेंगे, एनोड, इसको कैथोड, इसको कैथोड। आ रहा है समझ में। इसमें करंट पास करेंगे। अच्छा ये करंट कैसा होगा आप ही बताइए, एसी होगा या डीसी होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एसी नहीं पास कराएंगे, डीसी, डीसी पास कराएंगे जी, ठीक है ना। कि देखिए एसी और डीसी में आप लोग को अगर डिफरेंस नहीं पता हो तो बता दे रहे हैं कि जो डायरेक्ट करंट होगा, ठीक है ना, ये डीसी होगा, जैसे बैटरी वगैरह में होता है। अल्टरनेटिव करंट हुआ प्रत्यावर्ती धारा, कि ये क्या होगा कि जो हमारे घर में आता है बिजली लाइन वो होता है एसी। इसमें दिक्कत क्या होगा ना कि ये फ्लक्चुएट करता है जी, ये फ्लक्चुएट करता है, कभी ठंडा गर्म गर्म, मतलब ये फ्लक्चुएट करता है, तो यहाँ पे दिक्कत ना हो जाएगा। यहाँ ये एक ही दिशा में चलता है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे करंट पास कराएं, ये जो क्लोरीन आप सॉरी ये जो आप सोडियम देख रहे हैं, सोडियम प्लस में टूटेगा और क्लोरीन माइनस में जाएगा, माइनस में टूटेगा, है ना जी। किसमें टूटेगा, माइनस में टूटेगा, क्योंकि सोडियम क्या है, सोडियम धातु है, सोडियम धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। और धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का, और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा जी, तो सोच के देखिए, पहले तो इलेक्ट्रॉन अगर वो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान है, यानी प्लस माइनस समान है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो सोच के देखिए माइनस की तुलना में प्लस ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया है। अब चूंकि देखिए ये कहाँ, ये अभी इसी विलयन में घुल चुका है टूट कर, लेकिन जैसे करंट पास हो रहा है, तो अभी हम बताएं कि सॉरी अभी नहीं, पिछले क्लास में बताएं, और ऐसे ही पहले से पता होगा कि कोई भी चार्ज यानी कि आयन अपोजिट आयन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, और सेम वाले को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है, प्रति आकर्षित करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सोडियम है, आप सॉरी सोडियम है, ये प्लस है तो ये माइनस पे जाएगा जी, कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। और ये जो क्लोरीन है वो कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, माइनस से तो प्लस पे जाएगा ये, यानी कि दोनों इस पे जमने लगेगा और ये इस पे जमने लगेगा, दोनों अलग हो गया कि नहीं हो गया, है ना जी। ये कौन सा रिएक्शन संपन्न हुआ, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन संपन्न हुआ। और इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि इसके लिए कंडीशन ये है कि एक धातु हो तो दूसरा अधातु होना चाहिए, तब ये होगा कौन सा, विद्युत अपघट रिएक्शन। वो बात है कि अपवाद में एक तो है रिएक्शन, जैसे जल को भी अगर तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस और ये माइनस में ऑक्सीजन होगा, दोनों में से कोई धातु नहीं है, कोई धातु नहीं है, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको लेके नहीं चलते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा अपवाद का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, ऐसे बोले इंसान के हाथ में, एक हाथ में कितना, 5 फिंगर, तो 5 फिंगर है जी। अब किसी किसी में 6 भी देखे होंगे, ऋतिक रोशन
तो आपसे पूछेगा तो कहेगा 6 है, अरे वो एक्सेप्शन है जी, अपवाद है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे ये सोडियम क्लोराइड टूटा है जी, तो सोडियम गया प्लस पे और ये माइनस पे, तो यहाँ पे देखिए ये सोडियम किस पे जमा होगा जी, तो सोडियम जमा होगा आपको, ये प्लस है तो ये माइनस वाला पे, यानी ये कैथोड पे जमा होगा, कैथोड पे, और ये किस पे, एनोड पे, ये एनोड पे जमा होगा। उसी तरह देखिए ये भी कॉपर किस पे जमा होगा, टूटा तो कैथोड पे, हाँ कैथोड पे, और ये माइनस एनोड पे, यहाँ भी सेम कंडीशन जी, आगे समझ में। लेकिन देखिए ये तो हो गया इसके संबंध में, प्लेट के संबंध में, लेकिन बैटरी के संबंध में उल्टा होगा जी। अगर बैटरी, तो बैटरी में आपका एनोड, एनोड और कैथोड, कैथोड, बैटरी के लिए एनोड कौन हो जाएगा, यहाँ जो एनोड प्लस है बैटरी के लिए माइनस, और यहाँ जो कैथोड माइनस है वो कैथोड क्या हो जाएगा बैटरी के लिए, प्लस। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा कि आपका किसी भी भौतिक अवस्था यानी कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह से इंफॉर्मेटिव बनाया जाए, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने आज 6 केमिकल रिएक्शन को देखा, और इसका डिफिनेशन हम आपको, ठीक है ना, बोल के सुना दिए हैं, उससे आप सुन के लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक से 2 बार और देख लीजिएगा ना वीडियो जी, अरे तो दिमाग में ऐसे जाएगा, ऐसे सब समझ में आएगा, समझ में आ रहा, और इसको याद कर लीजिएगा, आ रहा है ना समझ में। अब इसको हम हट जा रहे हैं, अब ये सेशन आपको खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में इसका और कुछ टाइप बचा हुआ है उसको करेंगे, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।